इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के सभी हिंदी के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के सभी छात्रों को नमस्कार। और इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप जरूर आपके स्टडी सेंटर में मौजूद होंगे, यही समझकर हम आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। आज हम हिंदी कहानी के पाठ्यक्रम, उपन्यास और कहानी पाठ्यक्रम पर ये बातचीत करेंगे। अपने हिंदी कहानी के जो 3 खंड हैं उसे जरूर देखा होगा और गहराई से अध्ययन भी किया होगा। आपने उन 14 कहानियों को पढ़ते हुए ये ध्यान दिया होगा कि इस पाठ्यक्रम का सबसे अहम हिस्सा उपन्यास और कहानी जो ऐसी कहानियों पर आधारित है जो स्वतंत्रता आंदोलन के बाद एक नई समस्याओं को उजागर करने की कोशिश में यथार्थ को, सच्चाई को आपके रूबरू करता है। इन्हीं कहानियों में से एक कहानी है शिव प्रसाद सिंह की कहानी कर्मनाशा की हार। और इस कहानी को आपने जरूर पढ़ा होगा क्योंकि इस कहानी की एक विशेषता यह है कि ये आंचलिकता के साथ साथ उस ग्रामीण परिवेश को जो कि स्वतंत्रता के बाद जिस तरफ हमारी देश की प्रगति की धारा बह रही थी उसमें वो कहीं पर भी ठहरता नहीं। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है कि भारतीय स्वतंत्रता ने हर एक प्रदेश को अपने में समेटने की कोशिश की है और स्वतंत्रता के बाद जो मूलतः जिस बदलाव की तरफ हम बढ़ रहे थे उस विकास में इस एक शहर, इस गांव का शामिल न होना कैसे संभव है। इस कहानी को आपने अगर पढ़ा होगा तो ध्यान आपको आया होगा कि इस कहानी में जो कथा यहाँ पर बताई गई है, एक गांव के भीतर जो समाज बस रहा है, एक जीवंत समाज जिसमें सभी धर्म और भाषा और जाति के लोग हैं, लेकिन उसमें एक समानता आपको दिखाई देगी और वो समानता है स्त्री की तरफ देखने की दृष्टि, चाहे वो स्वतंत्रता से पहले हो या स्वतंत्रता के बाद का समय हो। स्त्री की तरफ देखने का जो एक खास तरह का रवैया है समाज का, और खास करके भारतीय समाज व्यवस्था का जो कि पितृसत्ता पर आधारित है। और ये सच्चाई है, इस सच्चाई को हम किसी भी रूप में नकार नहीं सकते क्योंकि अभी अभी आपने हमारी संसद ने जो एक बिल पास किया है जो घरेलू हिंसा के विरोध में, वो एक सच्चाई को बयान करता है। और इसी तरह की हिंसा की शिकार जब स्वतंत्रता के बाद भी भारतीय नारी होते रही है तो स्वाभाविकतः जो बहुत ही सचेत और संवेदनशील लेखक है उन्होंने इस विषय को बहुत ही अच्छी तरह से अभिव्यक्ति दी है। कर्मनाशा की हार ये ऐसी ही कहानी है जो उस आंचलिक क्षेत्र में जो एक सामाजिक कुरीतियों को अपने अंदर और उन अंधविश्वासों को, उन रूढ़ियों को, उन सारी परंपराओं को अपने अंदर बसाए हुए जी रहा है, ऐसे ही ग्रामीण परिवेश को ये कहानी हमारे समक्ष रखती है और उसकी पूरी यथार्थ बोध को हमारे समक्ष खोलती है। कहानी आपने पढ़ी होगी और उसकी मुख्य बात को भी आपने गौर किया होगा कि एक नदी है और जिसका नाम कर्मनाशा है। जो गांव, जिस गांव की ये बात है उस गांव का नाम आपको भी पता है। तो उस गांव में एक बाढ़ आ रही है और उस गांव की जनता, उस गांव का समाज ये सोच रहा है कि इस नदी की बाढ़ को रोकने का एक ही तरीका है और इसे जीवंत व्यक्ति की बलि देना। और बलि के लिए वो किसे चुनेंगे? सबसे पहले जो समाज का सबसे पीड़ित और दलित तबका है या शोषित तबका है, और उसमें सबसे ज्यादा जो शोषित और पीड़ित जो समाज का हिस्सा है वो है दलित स्त्री। और इस कहानी की जो पात्र है, जो नायिका है, वो फूलमती
भी दलित मछुआरे समुदाय की लड़की है और उसके बलि दिए जाने से ये कहानी शुरू होती है। क्या हमारा समाज उन सारी कुप्रथाओं को, कुरीतियों को आज तक निभाते जा रहा है? और क्यों निभाते जा रहा है? जब हमारी स्वतंत्रता का जो आंदोलन चल रहा था, तब उस समय जो सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जो एक बदलाव की बात लेकर हमारे नेताओं ने इस देश को बनाने की एक कोशिश की थी, उसी समय ये बातें हमारी उस आंदोलन का हिस्सा नहीं बने। आपने गौर किया होगा और भी इसी पाठ्यक्रम के और हिस्से को जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें ये बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है और बताया गया है कि जब स्वतंत्रता आंदोलन के साथ सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव के लिए जो एक आंदोलन चल रहा था, जिसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि जब तक सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव इस देश में नहीं आता है, ऊपर से आने वाली जो एक राजनीतिक चेतना है या राजनीतिक जो स्वतंत्रता है, उसके आने के बावजूद भी ये बदलाव नहीं आएगा। और उसके लिए एक बहुत ही सोचा समझे तरीके से एक आंदोलन चला था, लेकिन उसे चलने नहीं दिया, जो कि उस समय देश के बड़े नेताओं में शामिल होते थे। उन लोगों ने ये सोचा कि शायद हमारे समाज में इस बात को, जिसमें महिलाओं की भागीदारी की बात थी, महिलाओं के अधिकारों की बात थी और उन कुरीतियों को दूर करने की बात थी और सामाजिक समानता की बात थी, भेदभाव को दूर करने की बात थी, जिससे कि हमारा समुदाय, हमारा समाज हमेशा एक खास तरह की नजरिए से बंधा हुआ था। उसे खत्म करने की जो कोशिश की गई है, उसे अंजाम नहीं दिया गया और ये बातें वही रह गई और स्वतंत्रता ऊपर से आ गई। स्वतंत्रता के बाद ये बदलाव नहीं देखा गया और इसी को आधार बनाकर ये कहानी शिव प्रसाद सिंह ने हमारे समक्ष रखी है, जो कि समाज की उन बुराइयों को, उन सच्चाइयों को और उस स्त्री के प्रति उस रवैये को उजागर करती है और एक सच्चाई को रूबरू करती है। तो फूलमती उस गांव की जो एक कन्या है, मछुआरे समुदाय की, उसका एक व्यक्ति से प्रेम हो जाता है और वो विधवा है, वो लड़की विधवा है और गरीब है। मछुआरा समुदाय हमेशा गरीब रहा है, वो समाज का पिछड़ा हिस्सा है। उसके पति के मरने के बाद और पिता के मरने के बाद वो अकेली हो जाती है और फूलमतिया का विवाह किसी वजह से नहीं होता है और उसका प्रेम हो जाता है। उसी में वह गर्भवती होती है और एक बच्चे को जन्म देती है। एक स्त्री के इस अधिकार को हमारा भारतीय समुदाय कभी भी उसका अधिकार नहीं मानता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये पितृसत्तात्मक समाज है और इस पितृसत्तात्मक समाज में स्त्री के देह पर अधिकार या उसके देह की स्वतंत्रता को नकार कर उसे दास बनाने की एक पूरी पुरजोर कोशिश है और वो अभी तक जारी है। उसी का ये हिस्सा है कि फूलमती को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो विधवा है, इसलिए उसे प्रेम करने का अधिकार नहीं है, उसे विवाह करने का अधिकार नहीं है और गर्भवती होकर पुत्र को जन्म देना या बच्चे को जन्म देना तो असंभव सी बात है। और यही हुआ था और इसी बात से पूरा समुदाय, उस गांव का जो समूह है, इससे नाराज होकर ये तय करता है कि कर्मनाशा को जो इंसान की बलि दी जानी है वो फूलमती ही हो सकती, क्योंकि उसके पाप की वजह से इस गांव पर एक संकट आ रहा है और शायद कर्मनाशा की इस भयंकर बाढ़ में ये गांव नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह की जो अंधविश्वास है और पूर्व परंपराएं हैं, जिसके धार्मिक जो आधार है उसको वो कायम है, तो ऐसे समुदाय में सबसे पहला जो कहर बरपता है वो स्त्री पर बरपता है। क्यों नहीं उस समुदाय ने ये सोचा कि एक जीवंत व्यक्ति जिसके चंद अधिकार है और उस अधिकार के कारण
और उसके अधिकार को उसे हासिल करने का पूरा अधिकार भी है, क्योंकि एक स्वतंत्र देश की बात हो रही है, स्वतंत्रता के बाद की बात हो रही है, लगभग एक दशक के बाद लिखी हुई ये कहानी है। तो समाज में जो बदलाव की जो चेतना जगनी चाहिए थी, जिस बदलाव की हमने कोशिश की थी या जिस बदलाव का हमने सपना देखा था, वो कहीं नहीं दिखाई देता है। सामाजिक रूप से समाज उसी तरह से अंधविश्वास और कुरीतियों में जकड़ा हुआ है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, वैज्ञानिकता का अभाव है क्योंकि शिक्षा का प्रसार नहीं है। अगर वैज्ञानिक जितने भी साधन है उसकी पहुंच अगर गांव तक नहीं है, मान लीजिए कि स्वतंत्रता के बाद कुछ ऐसे गांव भी हैं हमारे आज भी देश में जहां 40 वर्ष के बाद भी बिजली नहीं पहुंची है, सड़कें नहीं गई हैं, वहां किस तरह का किस विकास की हम बात करेंगे। और उस विकास का एक हिस्सा ये भी है कि स्त्री के प्रति बदलता हुआ समाज का रवैया, स्त्री को उस समाज का हिस्सा मानकर उसके अधिकारों को बरकरार रखते हुए उसे एक स्थान देना, उसकी भागीदारी को निश्चित करना और उसे एक सम्मान का जीवन जीने की उसकी जो इच्छा है उसकी वो इच्छा पूर्ति हो। लेकिन ऐसा नहीं दिखाई देता है। हम कह सकते हैं कि तुरंत स्वतंत्रता के 10 वर्ष के बाद, एक दशक के बाद ये संभव नहीं था। हो सकता है कि पुरानी परंपराओं से और पुरानी रीति रिवाजों से हमारा समाज, भारतीय समाज अभी उससे अलग हटने की कोशिश नहीं कर रहा था। ये संभव है, लेकिन क्या आज भी ये संभव है? और जो संभव हो चुका है, जिसकी बहुत चर्चा पिछले दिनों में हुई है कि महाराष्ट्र के एक गांव में, विदर्भ के एक गांव में दिन दहाड़े 2 महिलाओं का बलात्कार होता है, उन्हें नंगा करके घुमाया जाता है, बलात्कार होता है और उनकी हत्या होती है। और हमारे देश का जो मीडिया है वो खामोश रहता है। क्या ये संभव है? लेकिन ये हो चुका है, ये यथार्थ है, ये सच्चाई है जिसे हमें मानना पड़ेगा। तो आज के समय में जो 21वीं सदी है या स्वतंत्रता के 60 वर्ष के बाद भी अगर ऐसी घटनाएं होकर चुप्पी साधी जा सकती है, उसके बदलाव के लिए बहुत ज्यादा कोशिश नहीं दिखाई देती है। राज्य और जनतांत्रिक जितनी भी संस्थाएं हैं जो कि बदलाव का जिनका जिम्मा है, जिनके जरिए ये बदलाव होना है, वो उसके लिए उसके लिए उनकी नियुक्तियां हुई है। अगर वो तबका अगर इस असंभव घटना को संभव बनाने में भी शामिल होता है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि स्वतंत्रता के तुरंत 10 वर्ष के बाद जो स्थितियां रही होगी उसमें फूलमती की तरफ देखने का यही रवैया रहा होगा, जिसे शिव प्रसाद सिंह ने बहुत ही अच्छी तरह से उजागर किया है। फूलमतिया एक युवा लड़की है और एक गरीब घर की लड़की है जो कि विधवा भी है। उसे उसके अधिकार को नकार कर बच्चा पैदा करना एक माँ की जरूरत होती है, एक स्त्री की जरूरत है, और वो उसका अधिकार में शामिल है। आज के संदर्भ में, आज अगर हम देखें, कानून की किताब उठाकर देखें तो उसमें उसके अधिकारों में ये शामिल है, क्योंकि ये उसकी जैविकता के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी शारीरिक बनावट के साथ ये जुड़ा हुआ है। और अगर हम नारी मुक्ति के अगर दृष्टि से भी इसे देखें तो वो उसके अधिकारों में शामिल है। स्वतंत्रता ने हमारी संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है, स्त्री और पुरुष की समानता की बात करता है, प्रियम्बल में लिखा हुआ है। तो फिर कैसे समाज जो कि कर्मनाशा की आई हुई बाढ़ को फूलमती के किए गए पाप के साथ जोड़ता है और उसे उसके पाप की सजा देने के लिए पूरा गांव तैयार है। और ये कहा जाता है कि वहां का जो महंत है वो कहता है कि ये इस नदी का कोप तभी शांत होगा जब फूलमती और उसके बच्चे की बलि दी जाएगी।
और उससे पहले इस पूरे अंधविश्वास के लिए, इसे अंधविश्वास पर पूरे गांव का विश्वास होने के लिए वो 5 बकरों की बलि भी दे चुका है। और फिर भी कर्मनाशा का प्रकोप जो है, क्योंकि बाढ़ आई है तो बाढ़ में पानी तो भरेगा ही, और वो भी बिहार के किसी गांव की बात हो रही है। तो बिहार की जितनी भी नदियां हैं उसमें जब बाढ़ आती है तो सारे प्रदेश में एक कोहराम सा मच जाता है, जो आज तक भी जारी है। उस पर बांध बनाने की किसी की कल्पना में नहीं आता है। भैरव पांडे, जो कि फुलमतिया को एक समय अपने भाई से दूर करने की कोशिश करता है, वही उसी के मन में करुणा जागती है कि अगर इस बच्ची को उसके प्रेम के कारण, उसने किया हुआ जो प्रेम है उसके कारण अगर ये अभिशाप झेलना पड़ता है तो ये बहुत भयंकर कृत्य होगा। और पहली बार उसके मन में एक ममता और करुणा जागती है, और वो गांव के सभी लोगों को और वहां के महंत को ये संबोधित करते हुए कहता है कि ये बहुत बड़ी गलती होगी कि किसी जीवंत व्यक्ति को बलि देना। ये आप क्यों नहीं समझते हैं कि इस अंधविश्वास से कुछ नहीं होने वाला जब तक कि कर्मनाशा पर कोई बांध नहीं बना। आप समझ रहे हैं कि एक तरफ गांव के लोगों का विश्वास, अंधविश्वास जो कुरीतियां हैं, और दूसरी तरफ एक वैज्ञानिक सोच का उभरना, इन दोनों के बीच का ये संघर्ष है। और निश्चित तौर पर भैरव पांडे उस पूरे हुजूम को, उस पूरे समुदाय को इस बात के लिए राजी कर लेता है कि इस नदी पर अगर बांध बांधा जाए तो जरूर इस नदी की बाढ़ को हम रोक सकते हैं और उसी पानी को हम अपने विकास के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उस समय में ये शिव सिंह प्रसाद का ये कहना है और ये मानना है, और हम भी इस बात से सहमत हो सकते हैं कि देश की स्वतंत्रता के बाद जो बदलाव आना चाहिए था, जिस एक चेतना की बात होनी चाहिए थी कि विकास की तरफ बढ़ने के लिए पूरे समुदाय को शिक्षित करना, पूरे समुदाय में इस भावना को जगाना कि तमाम चीजों से जो कि पुरातन परंपराओं से चली आ रही है, इससे हमें हटना होगा। तभी हम अगले पड़ाव पर पहुंच सकते हैं, विकास की दिशा में एक अगला कदम उठा सकते हैं। लेकिन ये नहीं हुआ, क्योंकि हमारा पूरा जो उस समय का जो सत्ताधारी थे या सत्ता के साथ जुड़े हुए जितने भी महकमे थे या प्रशासन था, वो स्वार्थ निहित तत्वों से भरा हुआ था, और सब सिर्फ यही था कि सत्ता में आना और एक सत्ता के कारण जो भी सुविधाएं हैं, जो भी धन है, उसे इकट्ठा करके अगली बार के लिए फिर कोशिश करना। लेकिन गांव में या छोटे गांव में या कस्बों में या शहरों में जो विकास की जो एक परंपरा है, उस विकास की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, और उसी का नतीजा है कि स्वतंत्रता के 10 वर्ष के बाद भी इस तरह की परंपराएं हमारे गांव में उसी तरह से चल रही थी जैसे कि 14वीं या 16वीं शताब्दी में चल रही थी। मध्यकाल की परंपराएं हैं ये। तब कोई भी शिक्षा का विकास नहीं हुआ था या शैक्षणिक परंपराओं से जो एक बहुत दृष्टि आती है उसका प्रयास ही नहीं हुआ था। लेकिन स्वतंत्रता ने तो ये सभी सोच कर ही एक नया आयाम दिया था इस समाज को बदलने का। इस देश में तरक्की के लिए कई सारी योजनाएं बनी थी, लेकिन उन योजनाओं का शहर से दूर जो भी क्षेत्र है, जो भी हमारे आंचलिक क्षेत्र है, उस तक नहीं पहुंचना, ये एक बहुत ही गंभीर बात थी। और इसी गंभीर बातों को उस समय के बहुत ही सचेत और संवेदनशील और अच्छे लेखकों ने इसे अपनी कहानियों के मार्फत, अपने लेखन के मार्फत इस समाज में चेतना जगाने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है। मुझे लगता है कि न केवल ये कहानी
प्रेमचंद की अन्य जो कहानियां हैं, जिसमें इस पाठ्यक्रम का हिस्सा भी है, आपने इसे देखा होगा कि जो 14 कहानियां हैं, उन कहानियों में से सबसे पहली कहानी ठाकुर का कुआं भी एक ऐसी समस्या को उजागर करता है जो कि एक एक बहुत बड़ी एक समस्या है इस देश की, छुआछूत। और उस छुआछूत को कैसे नष्ट किया जा सकता है, कैसे एक समानता पर आधारित समाज बनाया जा सकता है जिसमें कोई भेदभाव या ऊंच नीच का भेदभाव ना हो। और ये कहानी प्रेमचंद ने इसी संदर्भ में लिखी है कि गांव में जब जो दलित परिवार है उसे पानी तक कुएं पर चढ़कर पानी तक लेने की उसको अधिकार नहीं है, उस अधिकार से भी वो वंचित है। तो इस तरह की कुरीतियों को, रूढ़ियों को खत्म करने की प्रति ये एक बहुत बड़ा एक कदम था। और इस कहानी ने ये 1932 में लिखी गई कहानी है। आज लगभग 74 साल हो गए हैं, लेकिन आज 74 साल के बाद भी देश में किसी न किसी कोने में ये समस्या उसी रूप में जैसे पहले थी, उसी रूप में आज भी मौजूद दिखाई देती है। क्योंकि समाज में बदलाव आने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें जो सत्ता का जो साथ होना चाहिए या राजनीति का जो साथ होना चाहिए, आर्थिक बदलाव के लिए जो एक नया उनका एक नजरिया होना चाहिए, जो दृष्टि होनी चाहिए या जो योजनाएं लागू करनी चाहिए, उसके प्रति बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा। जो कुछ योजनाएं हैं उसे लागू करने में भी बहुत किसी का मन नहीं है, या कहें कि उसे लागू करने की किसी की इच्छा भी नहीं है। और आज ये दिखाई देगा आपको कि गांव में इसे कुछ दिल्ली से बहुत ज्यादा दूर नहीं, जयपुर के पास एक गांव में आज भी दलितों को कुएं पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, या सार्वजनिक जो तालाब है उससे पानी नहीं भरने दिया जाता है, उस पर उन्हें स्नान करने की भी सुविधा हासिल नहीं है। तो जब प्रेमचंद ने उस समय स्वतंत्रता से पहले 1932 की ये कहानी है ठाकुर का कुआं, तब इस तरह की परंपराओं को नष्ट करने के लिए या इसके विरोध में एक कदम उठाया था। क्या आज का समाज जो कि बहुत प्रगल्भ और बहुत शिक्षित है और काफी चेतनशील भी हो चुका है, बहुत सारे ऐसे संविधान ने या कानून ने ऐसे बहुत ऐसी कानून बने हैं कि जिसे लागू करने से ये बहुत संभव हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो पा रहा। तो ऐसी कहानियों के मार्फत मुझे लगता है कि एक न कि केवल एक आंचलिक क्षेत्र की या ग्रामीण क्षेत्र की, बल्कि पूरे भारतीय समाज की एक ऐसी समस्या पर ये कहानी दृष्टि डालती है और उस कहानी के मार्फत एक समुदाय को बदलने की कोशिश भी करती है, दिखाई देती है, उसमें चेतना जगाने की बात करती है। व्यक्ति के भीतर जो एक छुपा हुआ जो एक संस्कार है कि हमसे ज्यादा हम बहुत वरिष्ठ हैं और बाकी सब कनिष्ठ हैं, हमें सब अधिकार मिलने चाहिए और एक समुदाय को अधिकार नहीं मिलने चाहिए। जैसे कि स्त्री के प्रति हमारा समुदाय, हमारा समाज बहुत ही अनुदार है। और जब भी ये प्रयास किया गया कि स्त्री को उसके अधिकार देने की बात हुई है, चाहे वो संविधान के मार्फत है या किसी एक्ट के मार्फत है, लेकिन उसे लागू करने में कितना समय लगता है, ये एक ही उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं कि पिछले 15 साल से राजनीति के जितने भी राजनीति में भागीदारी की जब बात हो रही है, आरक्षण की बात हो रही है और स्त्री के आरक्षण की बात हो रही है, इसके लिए लगातार संघर्ष जारी है। महिला आंदोलन के मार्फत संघर्ष जारी है। तमाम बौद्धिक जो जितने भी गुट है उनकी तरफ से ये संघर्ष जारी है। लेकिन जो मानसिकता में एक बार बैठा हुआ है कि राजनीति में स्त्री का क्या काम है, स्त्री कभी भी राजनीति के क्षेत्र में बहुत अच्छा अपना व्यक्तित्व दिखा नहीं सकती, या उसे वो राजनीति समझ में नहीं आ सकती, या वो देश नहीं चला सकती। इस तरह की एक जो भावना है, उससे लगातार पिछले 15 वर्षों से स्त्री को इस अधिकार से वंचित किया जा रहा है।
क्योंकि एक इसका एक बहुत ही सुखद एक परिणाम हो सकता है कि आज की जो राजनीति बहुत ज्यादा हिंसात्मक हो गई है, बहुत ज्यादा क्रिमिनल हो गई है, उसमें भ्रष्टाचार बहुत फैल रहा है और भ्रष्टाचार के आधार पर ही आज मुझे हमें ये कहने में कोई बुरा नहीं लगना चाहिए कि आज की राजनीति भ्रष्टाचार पर आधारित है। और उस भ्रष्टाचार को या उस अव्यवस्थित प्रथा को अगर दूर करने की कोशिश में अगर स्त्री पहल करती है तो निश्चित तौर पर एक साफ सुथरी राजनीति की पहल हो सकती है। लेकिन नहीं, हमारा समाज उसके लिए अभी तैयार नहीं है। बहुत सारे राजनीतिक नेता खुद ये मानते हैं कि स्त्री के राजनीति में आने की आज जरूरत नहीं है। हम हैं, हम देश की देखभाल कर रहे हैं और देश को चला भी रहे हैं, उसमें स्त्री क्या कर सकती है। तो ये आज 21वीं सदी में अगर ये नजरिया है समाज का, और ना केवल छोटे गांव के समाज का, बल्कि पूरे देश के समाज की हम बात करें। और क्योंकि एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, और मैं छात्रों से ये बार बार अनुरोध भी करूंगी कि आप केवल इस कहानी को या इस पाठ्यक्रम को पढ़ते समय ये ध्यान रखें कि ये उपन्यास और कहानियों का इस पाठ्यक्रम के लिए क्यों चुनाव किया गया है। इस चुनाव के पीछे एक बहुत अच्छा दृष्टिकोण है। उन्हीं कहानियों को और उन्हीं उपन्यासों को इसमें लिया गया है, इस पाठ्यक्रम को, जिसके द्वारा एक नए दृष्टिकोण का निर्माण हो रहा है। जो सामाजिक एक उथल पुथल है उसे दिखाने की इसमें कोशिश की गई है। धरती धन्ना अपना या अन्य उपन्यास जो है, उस उपन्यास में इन्हीं बुराइयों से जूझता हुआ समाज दिखाई देता है। ऊंच नीच के भेदभाव से जूझता हुआ समाज दिखाई देता है। अपने अधिकारों से जूझती हुई नारी दिखाई देती है। और इन्हीं कहानियों के मार्फत एक ऐसे समाज के निर्माण की एक कल्पना की जा सकती है जिसमें कि स्त्री को और अन्य जो भी पिछड़े समुदाय के जितने भी व्यक्ति हैं या जो भी वर्ग है, उन्हें उनके अधिकार प्राप्त होने में एक पहल हो, एक ऐसा विचार यहाँ पर निर्मित हो जिससे कि आने वाला समय या आने वाला जो भारत देश का जो एक समाज है बनेगा, उसमें कहीं पर भी एक दूसरे के प्रति द्वेष की भावना या दुर्भावना ना हो, किसी के प्रति तिरस्कार ना हो, किसी के प्रति ये भावना ना हो कि आपका ये अधिकार नहीं है, आपका ये अधिकार नहीं है और मुझे ये अधिकार मिला है और मैं आपको रोकूंगा या रोकूंगी। ये हमारे संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है, विपरीत है। लेकिन आप अगर थोड़ा इससे आगे इस पाठ्यक्रम को थोड़ा विस्तार दें और पूरे सामाजिक दायरे में इसे फैलाने की कोशिश करें और आपकी दृष्टि को भी फैलाएं, तो आपको दिखाई देगा कि देश में कई जगह पर ऐसी घटनाएं घटित हो रही है कि जो कि एक मानवता को कलंक कह सकते हैं, मानवता पर कलंक कह सकते हैं। और वो घटनाएं आज भी होती रही है जिस पर समुदाय को या किसी भी सभ्य समुदाय को बहुत ज्यादा ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि ये दोबारा ना हो। लेकिन ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है। क्या इस देश में आप समझते हैं कि डायन के नाम पर महिलाओं की हत्या होती है? डायन के नाम पर उनको नग्न करके उन्हें घुमाया जाता है। डायन के नाम पर उनके पूरे उनको अधिकारों से वंचित करके उनकी पूरी संपत्ति को हड़पा जाता है। लेकिन ये जारी है। हम ये कह सकते हैं कि जो दूर दराज में रहने वाला समुदाय है, जो समाज है, जो वहाँ तक जो वैज्ञानिक विकास नहीं पहुँचा है या शिक्षा नहीं पहुँची है, वहीं पर ये नहीं है। वहाँ हो रहा है तो कुछ समझने वाली बात है। लेकिन ये शहरों में भी हो रहा है और बड़े शहरों में, महानगरों में भी ये घटनाएं होती है। स्त्री को जलाकर मारने की जो दहेज प्रथा का जो एक कलंक है,
वो केवल हमारे ही देश में हो सकता है। इन प्रथाओं को और इन सारी कुरीतियों को खत्म करने के एक बहुत बड़े संघर्ष की बात हो रही है। एक तरफ एक संघर्ष है, नारी मुक्ति आंदोलन के मार्फत ये संघर्ष हो रहा है, लेखन के मार्फत ये संघर्ष हो रहा है। जो समुदाय समाज के जो बहुत चेतनशील व्यक्ति है, लोग हैं, वो इसके प्रति इसका प्रतिरोध करके एक नए समाज को बनाने, निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या है, ऐसे क्यों बार बार वहीं पर क्यों ये समाज लौट आता है? क्योंकि सत्ता का बहुत बड़ा सवाल है। सत्ता जब एक वर्ग के साथ, एक वर्ग के हाथ में होती है, तो दूसरे वर्ग को वो सत्ता में शामिल न करने की जो कोशिश होती है, वही कोशिश यहाँ दिखाई देती है। और इस कहानी के मार्फत अगर हम इस पूरे भारतीय समाज की जो व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है, जो आर्थिक व्यवस्था है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, धार्मिक व्यवस्था है, उसे समझ सकते हैं और उस एक पूरे संजाल को हम खोल सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये कहानी एक बहुत ही हमारे इस पाठ्यक्रम के मार्फत एक अच्छा दृष्टिकोण पैदा करती है। और अगर आपने ये कहानी पढ़ी नहीं होगी, तो आपके लिए हमने इस तरह का एक कहानी विविधा बनाकर आपको दिया हुआ है पाठ्यक्रम के हिस्से के साथ। उसमें ये कहानी है, आप इसे ज़रूर पढ़ें और अन्य कहानियाँ भी पढ़ें। और उसके साथ साथ एक और किताब हमने आपको दी है, जो हिंदी कहानी विवेचना के नाम से उसका शीर्षक है। उसमें कहानियों पर, जितनी भी 14 कहानियां हैं इस पाठ्यक्रम में, और 5 उपन्यासों पर विवेचनात्मक जो लेख है, उसे संकलित करके हमने आपको दिया है। अगर आप इस पाठ्यक्रम को बहुत धैर्य से और बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और पढ़ेंगे और गंभीर होकर इस पर सोचेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको इस पाठ्यक्रम के द्वारा जो एक नया दृष्टिकोण मिल रहा है, जो कि आने वाले समाज में एक नए बदलाव की तरफ बढ़ेगा, और आप भी उसमें एक बहुत अच्छे एक व्यक्ति, एक भारतीय नागरिक के रूप में उसमें शामिल हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस पाठ्यक्रम को बनाने में जिस पूरे एक बहुत अच्छे लेखकों और विचारकों का जो एक समूह इसमें जुड़ा हुआ है, और उन्होंने यही सोचकर इन कहानियों का चयन किया था। और स्वतंत्रता के बाद की जो जितनी भी अच्छी कहानियां हैं, जो कि नई कहानी और समकालीन कहानी तक जब हम आते हैं, तो समकालीन कहानियों का ये जो आपको हमने 3 कहानी पर हमने 3 खंड दिए हैं, और इन 3 खंडों में उन 14 कहानियों को बहुत ही अच्छी तरह से विवेचित और विश्लेषित किया है। बहुत आलोचनात्मक पक्ष उसका बहुत ही सघन है। तो इस पाठ्यक्रम को जब भी आप पढ़ें, तो इसी नजरिए से पढ़ें। इस कहानी को जब भी आप पढ़ें, उस नजरिए से पढ़ें कि जैसे कि एक समाजशास्त्री पढ़ता है, और उस समाजशास्त्री की नज़र से अगर आप इस कहानी को जब भी आप अपने उत्तर पत्रिका में जब उसका उत्तर लिखें, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी कोशिश होगी। और संभव है कि आपको इस पाठ्यक्रम के द्वारा इस समाज में एक नए दृष्टिकोण को फैलाने की एक नई दृष्टि मिलेगी, और एक बहुत बड़ा अच्छा प्रयास आपके द्वारा हम देखना चाहते हैं, लेखन के मार्फत और विचार फैलाने के मार्फत। जून में होने वाली परीक्षा में अगर आप इस पाठ्यक्रम को अभी से पढ़ना शुरू करेंगे और इस पर अच्छी तरह से अध्ययन करके और गंभीरतापूर्वक इस पाठ्यक्रम का विवेचन वाला जो हिस्सा है, जो विश्लेषण वाला और आलोचनात्मक पक्ष है, उसे देखेंगे, तो मुझे लगता है कि इस पाठ्यक्रम में के पर्चे में आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। और हमने देखा है कि पिछले वर्ष के जो छात्र थे, उन्होंने जब इस पाठ्यक्रम के पर्चे को जो सॉल्व किया है, तो बहुत ही चकित करने वाले उनके उत्तर रहे हैं। तो कहीं न कहीं एक आशा बनती है। पाठ्यक्रम केवल परीक्षा
उत्तीर्ण करने के लिए नहीं होता है, या पाठ्यक्रम में शामिल जो पाठ्य सामग्री होती है वो केवल परीक्षा तक ही हमारे और परीक्षा के बीच का एक सूत्र नहीं होता है, बल्कि वो जीवन में आगे आपको क्या एक दृष्टिकोण देता है और समाज में आपका व्यक्तित्व किस रूप में उभरता है। समाज में जो ऐसा वर्ग है जो आज भी अस्तित्व और अस्मिता का संघर्ष कर रहा है, उसके संघर्ष को भी आप उस नजरिए से देख सकते हैं और उसके साथ खड़े हो सकते हैं। तमाम ऐसी इस समाज की जरूरतें हैं, तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिसको कि कभी भी पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बनने दिया गया है, क्योंकि जिस समुदाय के पास या जिस विचारकों ने पाठ्यक्रम बनाने की कोशिश की है, उन्हें अभी इन समस्याओं को बहुत ही गंभीरता से या बहुत गंभीरता से नहीं देखा है। उन चिंताओं के प्रति वो अभी बहुत ज्यादा संवेदनशील नहीं हुए हैं। तो इस पाठ्यक्रम को बनाने की जो भी एक कोशिश की गई है वो इसी का एक हिस्सा है। मुझे लगता है कि इस कहानी के मार्फत आप जब भी स्त्री के प्रति एक नया दृष्टिकोण पैदा करेंगे अपने भीतर और आपके आसपास भी, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा कार्य होगा। ये एक सामाजिक कार्य के रूप में भी देखा जा सकता है या एक सामुदायिक पहल के रूप में भी इसे देखा जा सकता है, जो कि एक नए बदलाव का हिस्सा बन सकता है। कर्मनाशा की हार ये एक बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन इस कहानी के भीतर जो तथ्य छुपा हुआ है वो हमें एक नया आयाम देता है, समाज के एक ऐसे सत्य के साथ हमें जोड़ता है कि जिस सत्य को जानने के लिए या तो हमें ऐसे परिवेश में जाना होगा या उस सच्चाई को जानने के लिए हमें उन लोगों के पास तक पहुंचना होगा। शहरों में रहने वाला या कस्बों में रहने वाला इंसान ये बहुत नहीं इस तरह की घटनाओं के साथ उसका कोई जुड़ाव नहीं होता है, या उसके साथ उसके आसपास ये ऐसा समुदाय नहीं होता है। लेकिन एक अंचल विशेष में ग्रामीण समुदाय का ये जो एक स्वरूप है ये वाकई चकित करने वाला है कि एक स्त्री के अधिकार न मानते हुए उसे पाप माना जाता है। और ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति है ये भी जानने की कोशिश हमें करनी चाहिए कि इसकी उत्पत्ति होती है उन धर्म के और पुराणों की जो कथाएं हैं वहां से शुरुआत होती है, और इस धार्मिक आधार को सच्चाई मानकर हम अपने अंदर इसे आत्मसात कर लेते हैं। और वो आत्मसातीकरण इतना गहन होता है कि सदियों के बाद भी सदियां गुजर जाती है, लेकिन इससे हमें मुक्ति नहीं मिलती है। और मुक्ति की तरफ बढ़ने की जो एक दिशा है वो इन्हीं सारे संस्कारों से, जो कुसंस्कार कहे जा सकते हैं, इन संस्कारों से मुक्ति की तरफ हमें ले जाता है। और एक हमारे देश में ही नहीं अन्य देशों में भी जो स्त्री के प्रति जो एक रवैया है वो लगभग एक सा ही है, लगभग एक सा है। आप देखेंगे कि कई समुदायों में आज भी स्त्री को पूरे कपड़ों में लिपटा हुआ रहना उसके लिए उसकी मजबूरी बना दी है। हम मुस्लिम समुदाय की बात कर रहे हैं कि क्यों स्त्री को बुरखानशीन बना दिया गया है, क्यों स्त्री के शरीर को इतना अपवित्र मान लिया गया है कि उसकी एक झलक मात्र से एक पुरुष के मन में कोई भावना आ सकती है। ये जो स्त्री को निम्न मानना या उसको एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखना, इस समाज की इकाई के रूप में ही नहीं देखा जा रहा है, उसके स्थान को दोयम स्थान मानना, ये पितृसत्ता का बहुत बड़ा एक बनाया हुआ संजाल है। और इसी संजाल का एक हिस्सा हम इन कहानियों के मार्फत हम दे सकते हैं कि केवल एक अभिशाप के रूप में इसे देखा जा रहा है कि स्त्री का बच्चे को पैदा करना, और वो भी विधवा स्त्री का, और उसके किसी भी अधिकार को
किसी भी अधिकार को उसका अधिकार नहीं मानना, उसके लिए नैतिकता के बंधनों को इस तरह से कस देना कि वो उफ तक ना करे। क्या जरूरी है कि समाज, जिसे हम पितृसत्ताक समाज कहते हैं, क्या ये स्त्री के लिए नैतिकता के बंधनों को भी वही बनाए? क्यों नहीं स्त्री को वो एक समय मिलना चाहिए या उसका वो अधिकार नहीं होना चाहिए? यहाँ पर भारत की व्यवस्था में, सामाजिक व्यवस्था में आज भी जो अधिकारों का जो निर्माण है या आधिपत्य का जो निर्माण है, वो स्त्री के अधिकारों का हनन करके, स्त्री की स्वतंत्रता को नकार कर उसके व्यक्तित्व को संकुचित करना, उसके अधिकारों को संकुचित करके देखना, यही पितृसत्ता का मुख्य आधार है। और इसी पितृसत्ता की इस सोच ने स्त्री को एक वस्तु मात्र में बदल दिया है और वह वस्तु केवल भोग की वस्तु हो जाती है। और जब वस्तु में परिवर्तित हो जाता है कोई व्यक्ति या इंसान, तो उसकी किसी भावना को या उसके किसी अधिकार को नहीं मानता है। तो हम यही इस कहानी से यही बोध ले सकते हैं कि स्त्री के प्रति अगर दृष्टिकोण नहीं बदलता है तो उस समाज में इस तरह के अंधविश्वास और परंपराएं और कुरीतियां पनपती रहती है और उस समाज का विकास नहीं होता है। विकास की तरफ बढ़ने वाला समाज स्त्री पुरुष समानता पर विश्वास रखता है, वो अधिकारों, समान अधिकारों की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है और न्याय की बात करता है। और हमारा संविधान इन्हीं 4 सूत्रों पर आधारित है। तब सवाल ये है कि तब क्यों इस तरह की घटनाएं होती है, देश में आज भी हो रही है, और उन घटनाओं की तरफ हम एक सजग नागरिक के रूप में किस नजरिए से देखते हैं या उसे खत्म करने की क्या कोशिश करते हैं। या अगर आप लेखक हैं तो आप लिखने की कोशिश करते हैं, अगर आप कवि हैं तो उस पर एक अच्छी कविता उसके विरोध में लिखने की कोशिश करते हैं। यही है एक सजग व्यक्ति का इस समाज को एक देने की एक कोशिश होती है। एक संवेदनशील समाज बनाने के लिए हमें इन कोशिशों को हमेशा जारी रखना चाहिए, चाहे वो साहित्य के मार्फत हो या चाहे आपके किसी भी व्यवहार के मार्फत हो, जो कि एक समुदाय को एक नए समुदाय में बदलने की प्रक्रिया का हिस्सा होता है। भारतीय समाज बहुत सारी ऐसी बुराइयों से घिरा हुआ है, बहुत सारी ऐसी कुरीतियों से घिरा हुआ है। इस जकड़बंदी को कहीं न कहीं हमें खत्म करना होगा और इस कहानी को इसीलिए इस पाठ्यक्रम में शामिल किया है कि इन सारी सच्चाइयों को हम जान ले, हम समझ ले और उसके लिए क्या कदम उठाएं, ये भी इसमें उस सोच को हम अपने में बढ़ने दें और उस सोच के द्वारा एक नए समुदाय को, एक समाज को बनाने की पुरजोर कोशिश करें। मुझे लगता है कि इतनी अच्छी कहानियों को पढ़ने के बाद और इसके विश्लेषण और विवेचन को पढ़ने के बाद आप निश्चित तौर पर इस पाठ्यक्रम को एक अच्छे दृष्टिकोण से लिखने की और समझने की कोशिश करेंगे और इस पाठ्यक्रम के परिचय में आप सफल हो सकते हैं और एक अच्छे नागरिक बनने की जो आपकी कोशिश है या आपकी समझ है, वो इस पाठ्यक्रम के द्वारा आपको मिल सकती है। हम दावे के साथ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक बात निश्चित है कि ऐसी कहानियां, ऐसा लेखन समाज में निश्चित तौर पर बदलाव लाता है, क्योंकि साहित्य में वो एक बहुत ऊर्जा और शक्ति होती है कि समाज को बदलने का उसका एक बहुत ही अच्छा प्रयास रहता है। कई जगह पर, कई देशों में सामाजिक जो क्रांति हुई है या जो देश को आज़ाद करने में साहित्य का बहुत बड़ा हाथ रहा है। आपने बोल्शेविक क्रांति का नाम सुना होगा,
जो यूएसएसआर की क्रांति, उस क्रांति में उस समय के लेखकों ने जो लेखन किया था, जो विचार दिया था, उससे उस देश में, देश के नागरिकों में क्रांति की तरफ बढ़ने का जज्बा निर्माण हुआ था और उस जज्बे से ही वो यूएसएसआर एक स्वतंत्र देश में परिवर्तित हुआ था, जिसमें समानता और भाईचारे के साथ वो देश आगे बढ़कर एक बहुत बड़े विशाल देश में परिवर्तित हुआ था। आज के लिए इतनी यहीं पर बात हम खत्म करते हैं और अगले प्रोग्राम में कहानी के बाद हम उपन्यास पर आपके साथ बात करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं।